हेलो, सुन रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? कमेंट करेंगे यदि सुन पा रहे हो तो। सुन पा रहे हो तो कमेंट करेंगे प्लीज। अमृत राज सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं अमृत राज? सुन पा रहे हैं क्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो। ओके, चलो सब लोगों को एक साथ आशीर्वाद, एक साथ आशीर्वाद। संधि हम कर रहे थे, संधि कर रहे थे। अब संधि से मैं एक दो प्रश्न लेके आया हूं, एक दो प्रश्न लेके आया हूं, उसको मैं पूछता हूं, बताना, ठीक है? और एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं लिख रहा हूं, आपको बताना है कि सही सही संधि, सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद है। ध्यान देना, ए ऑप्शन है सख है स्वर्ण, और ऑप्शन दिया है सखी जमा धन ऐश्वर्य। बी ऑप्शन दिया है तद्धित तद जमा हित। सी ऑप्शन है निराशा। ऑप्शन है निर्जमा आशा। और डी ऑप्शन है प्रौढ़ प्रजमा ऊढ़। बताइएगा। राम राम मोहम्मद दाऊद। सही संधि विच्छेद बताइए, सब लोग दिमाग लगाइए और एकदम ध्यान से बताइएगा। ये निराशा लिखा हुआ है, निराशा। बताइएगा कि सही संधि विच्छेद कौन सा है। एकदम सोचकर, भरपूर टाइम है आपके पास। मोहित का आंसर आ रहा है। मोहित बोल रहे हैं कि सही संधि विच्छेद सी है। देखते हैं और कोई कमेंट करे इस प्रश्न पे। दीपचंद सी बता रहे हैं। अरुण सी बता रहे हैं। शायद आप लोगों ने रिवीजन करना छोड़ दिया है, मुझे तो यही लग रहा है। रिवीजन करना छोड़ दिया है आप सब ने। देखो, नीरज का राइट आंसर है। नाइस नीरज। सखी स्वरे में ये गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये गलत लिखा है। मात्रा बड़ी हो गया सखी में, तो ये नहीं होगा। तदहिद में तत् होगा। तद मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है? कहीं पढ़ाया था क्या तद? तत्, तो ये भी गलत है। निराशा में निह होगा, निर नहीं होगा। निह, निह जमा आशा, दुराशा, दुह जमा आशा। ई और ऊ का जो कंसेप्ट बताया था मैंने, ठीक है? तो यहां क्या होगा? निह जमा आशा। क्या हो जाएगा? निह जमा आशा। तो ये भी गलत है, और ये मैंने अपवाद में आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था। तो ठीक है, एकदम मोहम्मद दाऊद सही है। डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी
उत्तर होगा इसका। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हाँ, डी एकदम अपवाद है। चलो अब आज इसको हम लोग खत्म करते हैं। आज हम लोग इसको खत्म करते हैं। संधि के प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? संधि के प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? संधि के प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? जूनियर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ लो। पर्यायवाची पढ़ लो, विलोम पढ़ लो, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ो, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ो और संधि पढ़ो, समास पढ़ो। मोस्टली प्रश्न यहीं से आएंगे। और कुछ प्रश्न में तो कॉमन सेंस लगाना होगा। कुछ प्रश्नों में क्या लगाना होगा? कॉमन सेंस नीरज लगाना होगा। ठीक है ना। चलो अब हम आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। साहित्य में बेस्ट होगा कि आप किसी भी बुक से, अगर जहाँ 40-50 पेज में साहित्य दिया है वो पढ़ लो। भक्ति काल पढ़ लो, आदि काल पढ़ लो, रीति काल पढ़ लो, इनके नाम पढ़ लो। भक्ति काल को क्या कहते हैं, या आदि काल को वीरगाथा काल कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इतना तो नहीं समझ पाओगे, बस आप याद कर लो। ठीक है, बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा तो वहां क्लियर होगा। और इतना जल्दी नहीं हो सकता नीरज, लेकिन देखो आप ही के कारण मैंने मेन टॉपिक पहले पढ़ा दिए, नहीं तो फिर सबका लॉस हो जाएगा, मैं भागूंगा ज्यादा तेजी से। तो ठीक है, चलो अब मुझे पढ़ाने दो, फिर बातें बाद में करेंगे। लास्ट में 5 मिनट का टाइम दूंगा मैं, आप लोग बात करेंगे। एक लास्ट नियम रहता है, एक लास्ट नियम रहता है, उसको भी कर लेते हैं। नियम यह है व्यंजन का कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, विसर्ग से पहले क्या आए? स्वर आए, उसके बाद कोई घोष वर्ण आए, क्योंकि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, इसके बाद कोई घोष, या उसको हम सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष आए। तो कोई मुझे बताएगा क्या कि ये सघोष में कौन कौन से आएंगे? कोई बताएगा क्या? सघोष में कौन कौन से आएंगे बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सघोष में कौन कौन से आते हैं? यदि विसर्ग से पहले स्वर है और बाद में घोष या सघोष एक ही है तो ये र में बदलता है। किस में बदलता है? र में बदलता है। ध्यान रखना, पूरा र में बदला, आधा नहीं, पूरा र में बदलता है। किस में? र में। एकदम सही बताया सौरभ ने, वेरी गुड बेटा। सौरभ ने बताया कि जो सर सघोष होते हैं वो तीसरा, चौथा, पांचवा, और भी कुछ होता है क्या? मैं टोटल नहीं पूछ रहा हूं अरुण, और भी तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और भी होता है ना? य, र, ल, व और ह, ये भी होते हैं सघोष। तो नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में घोष हो तो ये र में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदलता है? र में। हाँ, र में बदलता है। किस में बदलता है? र में बदलता है। ठीक है, कुछ लोग अभी भी पहला दूसरा लिख रहे हैं कि हाँ, मैंने बताया कि तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह, जिसमें कंपन हो। मोहम्मद दाऊद, थोड़ा सा आप ठीक से पढ़िए बेटा। गलत आप, अगर इतनी बेसिक गलतियां होंगी तो फिर कैसे करोगे परीक्षा में? तो अब मैंने फिर बताया कि विसर्ग से पहले स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और
उसके बाद घोष हो, तीसरा चौथा पांचवा, या यर लव ह, तो किसमें बदलता है, किसमें बदलता है? और ध्यान रखना, स्वर में अ आ को छोड़कर, स्वर में अ आ को, क्योंकि अ आ के लिए हमने अलग नियम बताया है, अ आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर, किसको? अ आ को छोड़कर, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं निह जमा अक्षर, निह जमा अक्षर क्या होगा? निह जमा अक्षर, बताओ क्या होगा? निह जमा अक्षर। तो ध्यान रखो, निह जमा अक्षर है, निह जमा अक्षर है, दिख रहा है ना? निह जमा अक्षर है, तो ये क्या है? ई है, देखो ई है, और ई के बाद क्या आया? मैंने बताया स्वर के बाद और मैंने ये भी बताया था कि जितने भी स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं और क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो सभी स्वर भी इसमें आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सभी स्वर आ जाते हैं। तो ई अ, अब देखो नी और ऐसे विसर्ग है नी, तो ये र में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? निरक्षर। क्या हो जाएगा? निरक्षर। एकदम सही अंश दुबे, क्या हुआ? निरक्षर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके हम बात देख लेते हैं। जैसे एक दो और एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, जैसे निह जमा झर, निह जमा झर, तो बनेगा निर्झर। क्या बनेगा? निह, निह जमा झर, निह जमा झर, निह जमा झर क्या बना? निर्झर। देखो तो निह जमा झर निर्झर बना। या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे क्योंकि ये र पूरा होता है, निर्झर। ठीक है ना? पता है ना ये र पूरा होता है, ठीक है। तो निह जमा झर क्या हो गया? एकदम सही सचिन पचौरी, निर्झर। ठीक है ना? अब यहां दूर नहीं लिखना है, जैसे दुह जमा गम, दुह जमा गम बड़ी अच्छा नियम है। अगर ये रख लो, दिमाग में आ जाता है तो मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। दुह जमा गम, ऊ है, ऊ के बाद क ख ग, तीसरा है तो सघोष है, तो यहाँ दुर आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं दुर्गम। आ गई बात समझ में? यही प्रश्न था ना, दुह जमा। वर्तनी में इसका मुख्यतः प्रयोग ऐसे होता है, ठीक है सचिन पचौरी, ठीक है ना? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? जैसे निह जमा आशा, देखो निह जमा आशा क्या होगा? निराशा। निह जमा आशा, निह जमा आशा क्या होगा? निह जमा आशा निराशा। ठीक है। हाँ विसर्ग संधि है ये अंकित, ठीक है। अब विसर्ग, अच्छा हमने व्यंजन कंप्लीट कर लिया था, व्यंजन कंप्लीट कर लिया था ना, व्यंजन कंप्लीट कर लिया था। एक बार बताना व्यंजन कंप्लीट कर लिया या विसर्ग भी कंप्लीट कर लिया? बताओगे क्या? विसर्ग कंप्लीट कर लिया या व्यंजन कंप्लीट कर लिया? क्या कंप्लीट किया था? व्यंजन कंप्लीट किया था। ये मैंने थोड़ा विसर्ग संधि को बता रहा हूं मैं, पहला नियम मैंने बता दिया है विसर्ग संधि का, ठीक है ना। अब हम दूसरा नियम की बात करेंगे, नियम 2। मैंने कल बोला भी था कि विसर्ग संधि, हाँ विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा, तो ये पहला नियम विसर्ग का हो गया है। दूसरा नियम मैं बता देता हूं, एक दूसरा नियम है, ध्यान देना। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान दो। यदि विसर्ग से पहले अ आए, विसर्ग से पहले अ आए, बड़ी सरल नियम है, और विसर्ग के बाद अ आए तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है।
ये निर्झर सही है, सचिन पचौरी जो आपने लिखा है वही सही है, ठीक है। हाँ, दोनों सही माना जाता है, लेकिन अगर निर्झर और नीरझर, निर्झर दे और निर्झर दे तो आप जो लिखे हो वो सही माना जाता है, ठीक है ना। सुन लो, ये जो है अ और अ मिलके, यानी विसर्ग से पहले अ है और बाद में अ है तो ओ बन जाता है, क्योंकि हिंदी, हाँ क्या विसर्ग से पहले, अब देखो जैसे मैंने लिखा मनः, मनः जमा अनुकूल, क्या होगा जरा बताना तो। मनः जमा अनुकूल, मनः जमा अनुकूल जो है तो क्या बनेगा, तो देखो विसर्ग से पहले ये अ है और ये भी अ है तो मिलके ओ बना तो बनेगा मनोनुकूल। क्या बनेगा, मनोनुकूल। मनः जमा अनुकूल क्या बनेगा, मनोनुकूल, ठीक है ना। मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल। मनः जमा अभिलाषा, मनः जमा अभिलाषा, ध्यान दो, मनः जमा अभिलाषा। अब देखो विसर्ग से पहले अ है और यहां तो ये क्या बन जाएगा, मनोभिलाषा। क्या बन जाएगा, मनोभिलाषा, ध्यान देना, ठीक है ना, ठीक है ना, एकदम सही। मनोनुकूल मनोभिलाषा बन जाएगा। अब ये नियम है, छोटा सा नियम था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नियम हम पढ़ते हैं, ध्यान दो, नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं विसर्ग संधि का। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं, तीसरा नियम जहां तक मुझे याद है, तीसरा हाँ एकदम सचिन पचौरी सही बोल रहे हो, ठीक है। अब सुन लो, यदि मैंने लिखा ई और ऊ, यानी विसर्ग से पहले ई या ऊ, तो ऐसे विसर्ग लिख दिया प्लस, यानी विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, बाद में ध्यान देना, बाद में च छ, ध्यान दो, विसर्ग से पहले छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, बाद में च छ और तालव्य श हो, बाद में च छ या तालव्य श हो, तो ये तीनों जो हैं स में बदलते हैं, ये वाले स में, यानी कि तालव्य श आधे में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, तालव्य श आधे में बदलते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा निह जमा चय, निह जमा चय, ठीक है। मैंने लिखा निह जमा छल, देखो तो मैंने लिखा निह जमा छल, देखो मैंने क्या लिखा, निह जमा छल। मैंने लिखा देखो दिख रहा है ना, मैंने लिखा दुह जमा सील, मैंने लिखा दुह जमा सील। अब इन सबको बनाते हैं, इन सबको हम बनाते हैं, क्या होगा, ठीक है ना। देखो पहला निह जमा चय है तो ये विसर्ग से पहले ई है और बाद में च आया हुआ है तो किस में बदलेगा, स में बदलेगा। तो यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा ना, निश्चय। ये क्या हो जाएगा, छ आया है तो ये भी स में ही बदलेगा, तो निश्छल, क्या हो जाएगा, निश्चल। अब देखो दुह जमा सील, ये तो आपसे पूछता भी है वर्तनी में, तो दुस्सील, क्या होता है, दुस्सील, क्या होता है, एकदम सही, क्या होता है, दुस्सील, क्या होता है, दुस्सील, ठीक है ना, क्या होगा, दुस्सील, ठीक है ना। क्लियर हुआ। जैसे मैं लिखूं दुह जमा चरित्र, च भी आना चाहिए, दुह जमा चरित्र, क्या होगा, दुह जमा चरित्र। कमेंट करते जाओ, दुह जमा चरित्र, तो यहां ये वाला श लगेगा, दुष्चरित्र, क्या होगा, दुष्चरित्र। तो ये नियम है। फिर एक बार मैं नियम बताता हूं, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, हम विसर्ग संधि कर रहे हैं आज, पहला नियम विसर्ग संधि का ही था, मैं लिख नहीं पाया ऊपर, ठीक है। तो विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, बाद में च छ स हो, तो विसर्ग तालव्य श में बदल जाता है। जैसे निह जमा चय निश्चय, निह जमा छल निश्चल, दुह जमा सील दुःसील, दुह जमा चरित्र दुष्चरित्र। एकदम मोहम्मद दाऊद सही हो, ठीक है ना।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है कि यदि यदि ई या ऊ के बाद ये विसर्ग, यानी विसर्ग से पहले क्या हो, ई और ऊ हो। क्या है बच्चों, विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में त थ स हो, बाद में त या थ और स हो, तो ये जो विसर्ग है ये स में बदलता है। विसर्ग किस स में बदलता है, इस स में बदलता है। जैसे मैंने लिखा दुह जमा साहस, दुह जमा साहस, तो इसको कैसे लिखेंगे, दुस्साहस। देखो ऐसे लिखेंगे दुस्साहस। क्या लिखेंगे, दुस्साहस। नहीं, नियम याद नहीं करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दुह जमा साह, क्योंकि ये रहेगा तो आपके दिमाग में चलेगा ना कि ये आया कैसे। नियम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये दिमाग में धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ना आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अरे यार ये तो इस नियम से होना चाहिए। जैसे मैं जगत जननी लिखूं तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि जगत जननी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, जग जननी, क्योंकि त के बाद ज आए तो त ज में बदल जाता है। ये खुद बखुद आपको नियम याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि विसर्ग से पहले ई और ऊ हो, बाद में त थ श हो, तो विसर्ग स में बदलता है। जैसे दुह जमा साहस, दुसाहस, क्या, दुह जमा साहस दुसाहस। फिर मैंने लिखा निह जमा संदेह, निह जमा संदेह, तो क्या होगा, निसंदेह। क्या होगा, निसंदेह। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। मैं लिखूं निह जमा, स वाले ज्यादा कर लेते हैं, आता है निह जमा संतान, तो होगा निस्संतान। देखो निस्संतान, निह जमा संतान, निस्संतान, क्या होगा, निस जमा संतान, निस्संतान। एक और ले लेते हैं, निह जमा तेज। मैंने लिखा निह जमा तेज, तो क्या होगा, निह जमा तेज, तो क्या होगा, निस्तेज। देखो तो क्या होगा, निस्तेज। ठीक है ना, निह जमा तेज क्या होगा, नहीं, बिना विसर्ग के विसर्ग संधि नहीं हो सकती, विसर्ग आना चाहिए, किसी भी कीमत पे विसर्ग आना चाहिए। ठीक है, सुनिए, उसके बाद है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ, वही नियम को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं हम डिफरेंट टाइप में। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, क्या आए, ई या ऊ आए, और उसके बाद क आ जाए, ध्यान देना, क आ जाए, ट आ जाए, ट के बाद ठ आ जाए। क्या है, विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, हाँ, विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, बाद में क ट ठ प और फ आए, तो मेरे दोस्त जो विसर्ग होता है एकदम सही बताया, ये वाले स में बदलता है, मूर्धन्य स में बदलता है। किस में बदलता है, मूर्धन्य स में बदलता है। अब हमने ई ऊ के 3-4 नियम देख चुके हैं, तो उसी को अपने दिमाग में रखना है। जैसे ई ऊ विसर्ग, ये देखो ये विसर्ग है ना, विसर्ग से पहले ई यू आए और बाद में क ट ठ प और फ आए, तो ये किस में बदलता है, स में बदलता है। किस में बदलता है बच्चों, स में बदलता है। जैसे मैंने लिखा दुह जमा कर, क्या, दुह जमा कर, तो क्या होगा, दुह जमा कर क्या होगा, तो स बन जाएगा आधा, तो दुष्कर। क्या होगा, दुह जमा कर, एकदम दीपचंद सही बता रहे हैं, दुह जमा कर क्या होगा बच्चा, दुष्कर। मोहम्मद दाऊद भी सही बता रहे हैं।
दुह जमा कर दुष्कर, आविह जमा कार, आविह जमा कार क्या होगा? दुष्कर ऐसे नहीं लिखेंगे अंकित, ध्यान रखो बेटा, ये समय बदलेगा ना, क आएगा तो ये समय बदलेगा, ठीक है। तो आविह जमा कार क्या? आविष्कार। देखो आविष्कार गलत लिखा गया, आधा होगा नहीं, चलो हलंत लिख देते हैं, आविह जमा आविष्कार, ठीक है ना। अब देखो कभी कभी मैं क लिखता हूं तो ये इधर चला जाता है वायरस के कारण, तो आविह जमा कार क्या? आविष्कार, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, ठीक है ना। और कभी कभी आपसे पूछता है आविष्कार सही है या आविष्कार सही है, तो ध्यान रखना आविष्कार सही है, आविष्कार गलत है, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने ये बताया, आपने नियम देखा कि यदि ई ऊ से विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में क के बाद ठ याद रखना, क के बाद ठ और क्या हो, क ठ प फ हो तो स में बदल जाता है। जैसे एक और लिख देता हूं, मैंने लिखा निह जमा पाप, निह जमा पाप तो क्या होगा? निष्पाप। निह जमा पाप तो क्या होगा? निष्पाप। क्या होगा? निष्पाप। क्या होगा? निष्पाप। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? फिर लिखा मैंने दूह जमा प्रहार, देखो प आ गया तो होगा दुष्प्रहार। क्या होगा? दुष्प्रहार। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है यहां तक? ओके, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, बताना। मैंने लिखा यजुर्वेद। कैसे करोगे? तो देखो, यजुर र तो किसी कीमत पे नहीं लिखोगे, यजु जमा वेद, यजु जमा वेद। क्या लिखोगे? यजु। अब देखो ऊ है, ऊ के बाद मैंने जो शुरुआती नियम बताया था ना, शुरुआत नियम बताया था कि किस स्वर के बाद कोई सघोष हो तो र में बदलता है। तो देखो ये किस में बदलेगा? यजुर, ये र में बदल जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है ना। पहला नियम जो आते आते बताया था मैंने, ठीक है ना, जो पहला नियम आते आते बताया था, ठीक है। क्लियर हुआ?
क्लियर, गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट नियम करते हैं, एक लास्ट नियम करते हैं, ठीक है। नियम है कि ध्यान देना, नियम है कि यदि ये देखो एक नियम है, यदि विसर्ग से पहले ई, विसर्ग से पहले ई आए और बाद में र आए, क्या है, विसर्ग से पहले छोटी ई आए, ध्यान देना नियम है, विसर्ग से पहले छोटी ई आए और बाद में क्या आए, बाद में क्या आए, र आए, र आए, तो जो ये है वो ई में बदल जाता है, बड़ी ई में। किस में बदल जाता है, बड़ी ई में। किस में बदल जाता है, मैं बोलता हूं, यदि ई यानी कि विसर्ग से पहले ई आए और बाद में र आए तो ई बड़ी ई में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, बड़ी ई में। ध्यान देखना, बड़ी अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं मैं। निह जमा रोग, निरोग का संधि विच्छेद यही होता है, पता ही आपको। अब जब फाइनल लिखोगे ना तो ये ऐसे बदल जाता है, निरोग। देखो निह जमा रोग, निरोग, आ गई बात समझ में, निह जमा रोग निरोग। जैसे मैंने लिखा निह जमा, निह एकदम ये दोनों समझ लो, निह जमा रस क्या बनेगा, नीरस, क्या बनेगा, निह जमा रस क्या बनेगा, नीरस। आ गई बात समझ में, ये नियम समझ में आया, नियम समझ में आया। नियम ये समझ में आया, नियम समझ में आया। ये विसर्ग से पहले ई हो और बाद में र हो तो ई जो है ये बड़ी ई में, विसर्ग के साथ मिलकर ये बड़ी ई में बदलता है। समझ में आ गई बात। और ये दोनों खूब पूछे जाते हैं, निरोग और नीरस। हाँ, निरोग एकदम सही है, ऐसे ही लिखते हैं निरोग। ओम प्रकाश यही ऐसे ही लिखते हैं निरोग। आप परीक्षा में गलत लिख दोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। निह जमा रोग निरोग, निह जमा रस, जैसे लिखा हुआ है वही रहेगा, जो लिखा हुआ है वही रहेगा। ये वाला सही है निरोग, ठीक है। जैसे एक और मैं दे देता हूं, निह जमा रव, रव का मतलब होता है आवाज। क्या होता है, आवाज, ये बनता है नीरव। निह जमा रव क्या बनता है, नीरव, ठीक है। क्या बनेगा, नीरव। क्लियर आया, आया बात समझ में, आ गई बात समझ में यहां तक, आ गई बात समझ में यहां तक। किसी को कोई डाउट है तो फिर बताऊं, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, कमेंट करेंगे क्लियर है। क्लियर है, गुड। अब सुनो, इतना मैंने पढ़ाया संधि, संधि इतना पढ़ चुके हो तुम लोग। अब क्या करोगे, आज मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, नहीं भेज पा रहा हूं, सबसे पहले इसके लिए सॉरी, ठीक है। आज मैं किसी भी कीमत पर, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, आज मैं भेजूंगा किस पे, टेलीग्राम पे, पूरा संधि, कंप्लीट संधि भेजूंगा।
ठीक है, संधि के प्रश्न होंगे, संधि के डेफिनेशन होंगे, 100% पीडीएफ आज जाएगा। अरुण आप धैर्य रखो, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता पीडीएफ भेजने में। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, आज तो जाना ही जाना है। टाइम ही नहीं मिला, 2 दिन से तो टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, इतनी क्लासें होती हैं, लेकिन आज नोट्स और पीडीएफ तो जाएगा ही जाएगा। और यहाँ से क्लास ऑफ होते ही पहला काम है घर जाना और स्कैन करना और भेजना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे से ज़्यादा उत्साहित हो, मेरे से ज़्यादा वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो चीज़ें मिले आपको, तो आज मिलेगी संधि का, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और उसमें से आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ जो मैं प्रैक्टिस कराया हूं। उसके बाद कोई साइड बुक ले लो। ऐसा करो, लूसेंट में जितने भी, हाँ नीरज संधि, जितनी भी संधियां हैं, निह जमा आश, निह जमा आश, जो निराशा होता है, निराशा बोलो तो ज्यादा सही होगा, निह जमा आशा, वही तो नियम है। ई के बाद कोई घोष आए, सचिन, ई के बाद कोई घोष आए, यानी नी स्वर के बाद मैंने नियम बताया था ना कि स्वर विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, उसके बाद कोई घोष वर्ण आए तो र में बदल जाता है, बताया था ना। तो निह जमा आस बोल सकते हो, निराश होता है। ठीक है, सचिन समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सचिन पचौरी समझ में आया क्या? एकदम आएगा। सच या तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं भेज दूंगा। ठीक है, हेलो हाय बोल दो। टारगेट विद पंकज परमार टाइप करोगे आ जाएगा। टारगेट TARGET, हो सकता हो गलत है स्पेलिंग टाइप कर रहे हो। टारगेट विद WITH विद पंकज PANKAJ परमार PARMAR। सुन लो, अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। अगर संधि सही, परीक्षा में संधि के प्रश्न नहीं गलत करने हैं तो मेरी बात सुनो। ठीक है, 5 मिनट में बोलूंगा क्योंकि अब मुझे फिर नया आरंभ करना है। तो सुन लो, पहला ये है कि जो भी मैंने पढ़ाया है उसको नोट डाउन करो। उसके बाद आज जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसको अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि पीडीएफ चला गया बस एक बार देख ले, नहीं, मैं जो भेजूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो ध्यान दो, मेरा वीडियो से पढ़ना है, फिर जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूं, चलो देखते हुए बोलता हूं। पीडीएफ सुन लो, सबसे पहले पीडीएफ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना, एक एक लाइन, क्योंकि जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें अपवाद भी होगा। आ गई बात समझ में? और अपवाद को नोट कर लेना है, आप अपने कॉपी में अपवाद को नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद क्या करोगे, कोई भी बुक उठा लेना, जैसे लूसेंट उठा लेना, ऐसे टिक करना, ये सब पढ़ा हुआ है, जो उसमें से 1-2 नया मिले उसको नोट डाउन कर लेना। क्या कर लेना? नोट डाउन कर लेना। जैसे विद्यार्थी देवार्थी ये सब तो जानते हो, तो ये जानता हूं, अरे ये नया है, इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपके नोट्स, जो आपके पास नोट्स होगा, उससे बाहर किसी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आ गई बात समझ में? ऐप और टेलीग्राम दोनों में, भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब हम आगे की बात करते हैं। कौन सा टॉपिक किया जाए? कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पत्र करा दीजिए, और कुछ लोग बोल रहे थे उपसर्ग प्रत्यय करा दीजिए।
आप बताओ क्या करना है, पत्र करना है या उपसर्ग प्रत्यय करना है? 4-5 लोग कमेंट करेंगे, तत्पश्चात मैं कराऊंगा, उसके बाद में कराऊंगा, ठीक है। नीरज का है उपसर्ग, और कोई? नीरज उपसर्ग नहीं, लिंग वचन तो वो कोई कराने वाली चीज नहीं है अंकित, वो बस 1-8 घंटे लेक्चर में हो जाता है। बड़ा टॉपिक कोई बताओ, उपसर्ग प्रत्यय और पत्र लेखन में किसको पहले कराएं? 2 ऑप्शन है आपके पास। सौरभ बोलते हैं लेटर के प्रश्न ज्यादा गलत हो रहे हैं बच्चे, जैसा मुझे बता रहे हैं कि सर लेटर के प्रश्न बहुत गलत होते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय नीरज हो जाता है, जनरली उपसर्ग प्रत्यय हो जाता है। पत्र आजकल 4 से 5 क्वेश्चन में देख रहा हूं पत्र से पूछा जा रहा है एकदम। उपसर्ग प्रत्यय तो कर ही लेते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो और कर लेते हो। तो हम एक नया टॉपिक पत्र ही ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड है कि सर किसी किताब पुस्तक में पत्र के विषय में विशेष बातें नहीं दी हुई होती हैं, आधी अधूरी बातें होती हैं, तो क्यों ना आप पत्र पढ़ाएं। तो एकदम अब मैं पत्र से ही आरंभ करता हूं, ठीक है। हाँ, एकदम 100% पत्र के। इस बार लोअर में भी 3-4 क्वेश्चन आए थे पत्र के, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए थे और बच्चों के गलत हो गए थे, ठीक है। ऐसे बैच 1 में मैंने पत्र पढ़ाया था। गौतम उपसर्ग प्रत्यय बेटा इसके बाद, पत्र के बाद, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, ध्यान दो, अब आज हम बात करने वाले हैं पत्र लेखन की। क्या बात करने वाले हैं? पत्र लेखन की। अब पत्र लेखन शुरू हो गया, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब आराम से पढ़ो, ठीक है गौतम, आराम से पढ़ो गौतम, ठीक है। ये जल्दी खत्म भी हो जाएगा, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। सबसे पहले पत्र है क्या? तो कहा जाता है कि 100 बोलो और 1 लिखो, तो 1 लिखना 100 बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? यानी कि पत्र जो होता है, पत्र जो होता है वो अभिव्यक्ति का, पत्र जो है अभिव्यक्ति का, यानी कि अपने भावों को, अभिव्यक्ति का मतलब अपने भावों को व्यक्त करने का, अपने भावों को व्यक्त करने का लिखित या लिपिबद्ध रूप है। क्या है? लिखित या लिपिबद्ध रूप है। क्या? पत्र, ठीक है। अब तो पत्र का जमाना चला गया, हमारे समय पत्र होता था और हम लोग पत्र लिखते थे। जैसे हम लोग पढ़ने आ जाते थे और वहां से मान लो हमने ट्रेन ले ली और दिल्ली आ गए या जहां भी पढ़ते थे, तो पेरेंट्स को पता नहीं होता कि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हम यहाँ पहुंचकर पत्र लिखते थे कि आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, तमाम चीजें, मैं यहाँ सकुशल पहुंच गया हूँ, ठीक है। अब सोचो 8 से 10 दिन के बाद उनको पता चलता था कि मेरा बालक पहुंच गया अपने गंतव्य स्थान पर। तो पत्र आजकल जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, ठीक है, आजकल टेलीग्राम का जमाना है, आजकल मैसेंजर का जमाना है, ठीक है। लेकिन पत्र की महिमा, पत्र की उपादेयता, पत्र की महिमा, पत्र की उपादेयता आज भी खत्म नहीं हुई है। पत्र की महिमा, पत्र की उपादेयता आज भी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। चिट्ठी न कोई संदेश, गाना तो सुने हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने कौन सा देश तुम चले गए, जाने कौन सा देश तुम चले गए। तो चिट्ठी, कबूतर जा जा, ये भी सुने हो, कबूतर जा जा, पहली प्यार की पहली चिट्ठी। अब आजकल पहली प्यार की पहली चिट्ठी नहीं जाती, आजकल तो व्हाट्सएप चला जाता है। तो अब देखो, कहा जाता है ना कि ये जो पत्र है अपनी अभिव्यक्ति या भाव को व्यक्त करने का लिपिबद्ध या लिखित रूप है। तो जब ये लिखित और लिपिबद्ध रूप है ना, तो
हाँ, लिपिबद्ध रूप है, लिपिबद्ध रूप है या लिखित रूप है, तो यह सशक्त माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सशक्त माध्यम है। अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं आपको एक लेटर भेजूं ना, तो आप ज्यादा कनेक्ट होते हो। जैसे मैं लिखूं कि ओम प्रकाश यादव आप कैसे हो, तो आप बड़ी खुश होगे और इतना जुड़ोगे दिल से। तो कहा जाता है कि पत्र जो है वो जोड़ने का, एकदम ध्यान देना, एक एक चीज समझना। पत्र जोड़ने का क्या है? माध्यम है। ठीक है, माध्यम है। ठीक है, जोड़ने का क्या है? माध्यम है। और क्या जोड़ने का? तो भावों को जोड़ने का। दो भाव जुड़ जाते इसमें, भावों को जोड़ने का माध्यम है। चाहे कोई भी पत्र हो। हाँ नीरज, एकदम पत्र लिखूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। ठीक है, अपना एड्रेस सेंड कर देना, मैं लिख दूंगा। ठीक है और तुम भी रिप्लाई कर देना। तो पत्र जो है, एक तो ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा है पत्र विचारों के। ठीक है, पत्र क्या है? विचारों के आदान, विचारों या संदेशों के, विचारों या संदेशों के आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। क्या है? आदान प्रदान का माध्यम है या साधन है। तो दो चीज निकल के आई। एक पहला कि पत्र अभिव्यक्ति का माध्यम है, वही बात हो गई। विचारों या संदेशों के आदान प्रदान का क्या है? साधन है। ठीक है ना? ठीक, चलो। हाँ, अपना एड्रेस बता दूंगा, तुम लोग लिख लेना, अभी पढ़ो। ठीक है, अब पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? अब ये आप लोग बताओ कि एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो पत्र की विशेषताएं बताइए, क्या है पत्र की विशेषताएं? एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, ये बताओ। पहला कि जो भी भेजे पत्र, यानी भेजने वाला जो है वो प्रेषक। क्या है? प्रेषक। जो भी पत्र भेजे, यानी कि जो प्रेषक हो, अपनी बात को सच्चाई के साथ, ध्यान देना, अपनी बात को सच्चाई के साथ कहे। कुछ छुपाना नहीं है ओम प्रकाश, ठीक है ना? कहे, लिख दिया हूं यहां, कहे। ठीक है, पहला कंडीशन है प्रेषक अपनी बात को सच्चाई के साथ कहे जिसको भेज रहा है। ये नहीं कि ये डर हो कि नहीं मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, और जब वो सच्चाई के साथ बात कहेगा, ध्यान देना, जब भी वो सच्चाई के साथ बात कहेगा तो प्राप्तकर्ता पर, सुनो, तो सच्चाई के साथ बात कहेगा तो प्राप्तकर्ता जो है, प्राप्तकर्ता के हृदय पर प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रभाव। क्या बात है यार, इसने मेरे लिए लिख दिया और ये बातें लिख दी, एकदम पढ़ के मन प्रफुल्लित, नींद ही नहीं आएगा। ठीक है, नींद ही नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रेषक को पहला कंडीशन है कि अपनी बात को सच्चाई से कहना होगा, चाहे कोई भी पत्र हो। हम आगे पढ़ेंगे अनौपचारिक और औपचारिक, कोई भी पत्र हो उसकी ये विशेषताएं होती हैं। कौन सा? प्रेषक अपनी बात को सच्चाई के साथ कहे ताकि प्राप्तकर्ता के हृदय पर क्या पड़े? प्रभाव पड़े। ठीक है,
ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। जो भी पत्र लेखक है, पत्र लेखक है, पत्र लेखक है यानी पत्र लिखने वाला है, पत्र लेखक की भाषा, भाषा सरल, सरल होनी चाहिए। बहुत संस्कृत नहीं उसमें लिख देना चाहिए ताकि सामने वाला पढ़कर बेहोश आए, बेहोश हो जाए। पत्र लेखक की भाषा यानी पत्र लेखक जो है अगर वो लिखता है तो पत्र लेखक की भाषा यानी जो लिख रहा है उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, लिखते समय सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरल, सहज और समझ में आनी चाहिए। इसको कहा जाता है सरल, सहज और सरस। सरस, सरस का मतलब रस के साथ, सरस का मतलब रस के साथ। पढ़ने वाला एकदम फिदा हो जाए तुम पे, ठीक है, पढ़ने वाला फिदा हो जाए। या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को लिख रहे हो तो तुम्हारा काम करके ही माने कि भाई सबसे पहला काम मैं नीरज का ही करूंगा, या पहला काम ओम प्रकाश का ही करूंगा, या पहला काम अंशु का ही करूंगा। तो अब वो तब संभव है जबकि आपकी भाषा सरस हो कि पढ़ने वाला समझे कि वो क्या बता रहा है, साथ साथ सरल और सहज हो। और हमेशा ध्यान देना कि वर्तनी की शुद्धता का भी ध्यान रखना है, वर्तनी की शुद्धता का। नहीं तो पता चले किसी आईएएस को आप लेटर लिख रहे हो या किसी मेयर को या किसी नगर निगम के पदाधिकारी को लेटर लिख रहे हो और उसमें इतनी गलतियां हैं तो जैसे ही देखेगा वो आपके व्यक्तित्व को आंक लेगा कि ये ओछा आदमी है, ये नेतागिरी करना चाहता है, या तमाम चीजें उसके दिमाग में आ जाती हैं। जैसे हम लोग के भी दिमाग में आ जाती हैं कि हम लोग किसी की वर्तनी मिस्टेक देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि इसको कितना नॉलेज है, जो सामान्य वर्तनी है। तो इसलिए कहा जाता है कि सरल सहज शब्दों का प्रयोग करोगे तो वर्तनी में भी क्या रहेगी? शुद्धता रहेगी। और हमेशा कोशिश यही करो कि वर्तनी की शुद्धता रहे। उसके बाद चौथा हम बताने जा रहे हैं, ध्यान रखो, ठीक है। चौथा बताने जा रहे हैं कि जब भी पत्र लिखो, चौथा या पांचवा जो भी है, जब भी पत्र लिखो तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी पत्र लिखो तो सारगर्भित लिखो। क्या लिखो? सारगर्भित, यानी कि पत्र संक्षेप में होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? सारगर्भित होना चाहिए, यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी जाएं, कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी जाएं, ठीक है। तो संक्षेप में सारगर्भित, ठीक है, और भाषा की शुद्धता, ये सब आप समझ चुके हो। तो ये चीजें होना चाहिए, ठीक है ना। अब सुन लो, अब पत्र जो है मुख्यतः पत्र के प्रकार की बात करते हैं हम। किसके प्रकार की बात करते हैं? पत्र के प्रकार की बात करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, बातें इतना 10 पेज में लिखोगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। कम शब्दों में अधिक बोलो। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि जो आप बताना चाह रहे हो उसी को भूल जाओ। शॉर्ट में लिखो, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उसको लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो पत्र के कितने प्रकार होते हैं?
पत्र के एकदम अरुण ने सही बताया कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, पत्र के दो प्रकार होते हैं। हाँ, तो अब सुन लो, पत्र के दो प्रकार होते हैं। तो एक होता है अनौपचारिक, 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 और दूसरा होता है औपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक। ध्यान देना, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, ठीक है ना। अब औपचारिक क्यों बोलते हैं इसको हम आगे देखते हैं। औपचारिक क्यों बोलते हैं, ध्यान दो। मैंने बताया कि पत्र के प्रकार में दो भाग बांट दिया। एक को लिखा हमने औपचारिक और दूसरे को लिखा हमने अनौपचारिक। क्या लिखा हमने? अनौपचारिक, ठीक है। अब अनौपचारिक का औपचार बोलते हैं ना कि ये औपचारिक वार्ता थी या औपचार, मतलब हाँ, औपचार का मतलब होता है, अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। क्या ये होता है फॉर्मल, फॉर्मल, और ये होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। औपचारिक में हमें कुछ विशेष शब्द, विशेष नियम का पालन करना पड़ता है। किसका पालन करना पड़ता है? विशेष शब्द, विशेष नियम, इन सब का पालन करना पड़ता है। अनौपचारिक में कोई विशेष शब्द नहीं, क्योंकि अनौपचारिक दो ऐसे लोगों के बीच लिखा जाता है, और दो ऐसे लोगों के बीच या दो ऐसे लोगों के मध्य जो परिचित होते हैं। क्या होते हैं? परिचित होते हैं। क्या होते हैं? परिचित होते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं? परिचित होते हैं, उनके बीच लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। औपचारिक और अनौपचारिक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, औपचारिक और अनौपचारिक। प्रार्थना पत्र, और प्रार्थना पत्र किसके किसके लिए दिया जाता है? नहीं चल रहा? ये लाइव क्लास ऑफ हो गई क्या? देखना क्लास, हाँ, बीच में नेट चला गया था, नेट की समस्या आ गई थी। दिख रहा है क्या? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? नहीं, क्लास ओवर नहीं हुआ है। सुन पा रहे हो क्या? सुन पा रहे हो? ओवर नहीं हुआ है क्लास। क्लास ओवर नहीं हुआ है, क्लास ओवर नहीं हुआ है। सुन पा रहे हो? ओके। अब ये प्रार्थना पत्र देखो, एकदम ये ध्यान रखना है। औपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र और प्रार्थना पत्र किसके किसके लिए दिया जाता है? किसके किसके लिए दिया जाता है? अवकाश के लिए, अवकाश के लिए कि मुझे छुट्टी चाहिए, या तमाम तमाम चीजों के लिए अवकाश। शिकायत के लिए, कोई शिकायत, शिकायत के लिए, उसके बाद सुधार के लिए, कुछ सुधार करना हो,
या जो आप एप्लीकेशन देते हो नौकरी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? आवेदन। आवेदन, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो प्रार्थना पत्र भी किसके अंतर्गत आएगा? औपचारिक। और कौन कौन सा है? ठीक है, ये देख चुके हो। दूसरा होता है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी, ठीक है, कार्यालयी पत्र यहां किसी सरकारी अधिकारी को भेजते हो, देते हो, या सरकारी कार्यालय को देते हो, ठीक है। डबल आ रहा है, स्पीकर तो सही है। हेलो। तीसरा है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र, अच्छा, स्पीकर की प्रॉब्लम है। स्पीकर तो ठीक है, बिल्कुल देखो, स्पीकर तो ठीक है, नेट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। सुन लो, व्यवसायिक पत्र, इसके अंतर्गत दुकानदार, ठीक है, प्रकाशक, प्रकाशक कोई किताब छापने वाला, दुकानदार, प्रशासक, किसी व्यापारी, और किसी कंपनी, ठीक है। फिर नेट चला गया, सुनो। स्पीकर डबल डबल आवाज आ रही है। कर दो, देख रहे हो, चला गया। बंद कर दो, बंद कर दो।